वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट था सेल स्ट्रक्चर वाला। उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स तक पूरा कंप्लीट देख चुके थे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम क्लियर कर चुके थे। यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स का। ध्यान रखना, यहाँ पर एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स को आपको समझना है, अच्छे से मिस नहीं करना है। खासकर 11th और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक लाइन आपको देखना है, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नीट में एक एक क्वेश्चन आपसे बनते हैं, और साथ में मैं बताता भी जा रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आपसे आते हैं एग्जाम में, तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो आपको सिंपल सा पता है कि यूकैरियोटिक कौन कौन से हैं। अगर हम सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा इसके अंदर आता है। मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई आती है, प्लांटी आती है, एनिमलिया आते हैं। ये 4 किंगडम जो है हमारे ये यूकैरियोटिक होते हैं, पर जो प्रोटिस्टा होता है वो सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि ये फंजाई हुआ, प्लांटी हुआ, एनिमलिया हुआ, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक इंक्लूड प्रोटिस्टा, सारे प्रोटिस्टा, प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ और फंजाई हुआ, ये सारे यूकैरियोटिक होता है। यू का मतलब होता है एडवांस और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो एडवांस होता है उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसे हमारे घर में नहीं होता है कि अलग अलग जगह पर हम कंपार्टमेंट में रूम्स बना देते हैं, उस तरीके से यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। किसी के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, किसी में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहीं पे गोल्जी बॉडी, इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और कौन होते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्योंकि पाए जाते हैं इस वजह से। यूकैरियोटिक सेल पासेस इन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवेलप, उनके ऊपर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना है, इनके अंदर लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं। अंदर सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन होता है जो क्या करता है, एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल को एक धागे की तरह बांध के रखता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जहां पर भी मन चाह रहा है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट घूम रहा है, मजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक दूसरे से क्या होते हैं, धागे से वो बंधे हुए रहते हैं, और इन धागों को जो प्रोटीन के धागे होते हैं इनको हम साइटोस्केलेटल कहते हैं। क्लियर, ये स्केलेटल मटेरियल हमें कह सकते हैं एक तरीके से सपोर्ट देने का काम करते हैं इसको। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, और इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है। क्रोमोसोम्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कई सारी चीज़ें हमारे लेक्चर पुराने आप देख सकते हैं, पुराने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हमने क्रोमोसोम्स के बारे में देखे थे। ठीक, अभी हम क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा डिटेल यहाँ पर जा नहीं रहे, एनसीईआरटी की लाइनें को कवर करना हमारा मेन यहाँ पर पर्पस है। ठीक, अब देखिए ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। ध्यान रखना, सारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो एक जैसी नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट इज द फॉर्मर पोजेस सेल वाल। क्या आपको पता है कि प्लांट के अंदर सेल वाल होती है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वहीं अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो सेल वाल भी नहीं पाई जाती है, प्लास्टिड भी नहीं पाया जाता। प्लास्टिड यानी कि आपके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये नहीं पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं वैक्यूल, तो सेंट्रल वैक्यूल भी लार्ज नहीं पाया जाता है, या तो एनिमल सेल में वैक्यूल होता ही नहीं है, और होता है तो बहुत ना के बराबर छोटा सा होता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल में सेंट्रियोल, एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, जबकि प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, अभी यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल को डायग्राम से दिया गया है, इनको समझने की कोशिश करना, सभी स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ध्यान रखना, ये वैक्यूल है जो मैक्सिमम पार्ट लगभग 90% पार्ट जो होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल घेरने का काम करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो पेरीफेरी में चला जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कौन सी सेल के अंदर पेरीफेरल न्यूक्लियस मिलता है आपको, तो एनिमल ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर पेरीफेरल न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी मिलता है आपको, गोल्जी एपरेटस ये यहाँ पर दे रखे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर है यानी कि मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको दे रखी है, उसके बाहर सेल वाल आपको मिलेगी, तो ये सेल वाल है, और सेल वाल प्लांट के अंदर किसकी बनी होती है, आपको पता है सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना है। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं इस तरीके के, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम हमने देखा था कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने का काम करते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। परोक्सिसोम पाए जाते हैं, परोक्सिसोम यानी कि माइक्रोबॉडीज पाई जाती है आपकी, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक, परोक्सिसोम का काम किस में होता है आप देखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन आप देखते हैं, C4 प्लांट्स जो होते हैं
उनमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस, जबकि C4 प्लांट्स नहीं करेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पर। उसके बाद माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं एक साइटोस्केलेटन की तरह पार्ट होता है, जो कि इसको हम ये कहेंगे कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं इस तरीके से सेल वाल के बीच में जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बाहर वाली सेल्स में हम ये कहेंगे कि एक तरीके से मूवमेंट का करवाते हैं काम न्यूट्रिएंट को, तो उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्लियर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर राइबोसोम अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मतलब है कि वहाँ पर आपके राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हमने प्लांट सेल देखी। एक एनिमल सेल और देख लीजिए। एनिमल सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चर आपको एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर देखिए गोल्जी एपरेटस तो है ही सही, माइक्रोविलाई पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियोल्स। पैरोक्सिसोम होते हैं, यहाँ पर लाइजोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मिलते हैं। साइटोप्लाज्म तो है ही सही। न्यूक्लियस आपका है, न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों सेल के बारे में। अगला आ जाइए यहाँ पर, इसके बारे में यूकेरियोट के बारे में हम देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर आज यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नीट के लिए। ठीक, तो आपको मिस नहीं करना है एक भी पॉइंट इसका। क्या है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आपको पता है कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर पाई जाती है, वहीं पर प्लांट सेल के अंदर सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कैसे हुई, अलग अलग मॉडल्स हैं उसके, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसको रिलेटेड अलग अलग चीज़ें। तो डिटेल स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो जब फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांस हुआ 1950-1950 के बाद, तब जाकर उसका डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल पाया। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स RBC इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि RBC के स्ट्रक्चर, सेल के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर अधिकतर जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया। क्या बताया, दिस स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। इस स्टडी से पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है मेनली लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। द मेजर लिपिड एंड फोस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो लिपिड और फोस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो 2 लेयर में अरेंज होते हैं। इस तरीके से आपका ये लिपिड और कि ये 2 लेयर पाई जाती है इस तरीके से, तो 2 लेयर पाई जाती है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विथ इन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड। तो आप पहले इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक, ये आपको दे रखा है, यानी कि लिपिड जो है किस तरीके का होता है। ये कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट, लिपिड वाला पार्ट दे रखा है। ये लिपिड की बाई लेयर है आपकी, एक लेयर ये और एक लेयर ये है। जो इसका हम ये कहेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक लिपिड का एक लेयर जो होती है वो 2 चीज़ से बनी होती है, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट से। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो ऊपर होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो नीचे की तरफ होता है इसमें। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो नीचे होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो ऊपर होते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो धसे हुए रहते हैं अंदर, और इस तरीके के प्रोटीन अंदर धसे हुए रहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो सरफेस पर पाए जाते हैं उनको पेरिफेरल कहते हैं, जो अंदर पाए जाते हैं उनको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यही चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए, यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, जबकि लिपिड्स जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका बाहर की तरफ होता है। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, यानी कि इस तरीके से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है, बचा दिया जाता है पानी से। इन एडिशन टू फोस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, यानी कि फोस्फोलिपिड के अंदर मेम्ब्रेन में क्या, इसके अलावा भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या एक लिपिड ही है। इसके बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, अलग अलग प्रकार की सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग तरीके से लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है। अगर ह्यूमन बींग्स के RBC की अगर हम बात करते हैं, इराइथ्रोसाइट यानी कि RBC की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 52% जो है प्रोटीन पाया जाता है उसकी सेल मेम्ब्रेन में, 40% लिपिड पाया जाता है, बाकी बचा हुआ 8% जो है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि
आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, 8% कार्बोहाइड्रेट होता है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं प्रोटीन को। मेम्ब्रेन का प्रोटीन जो होता है कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, यानी कि वो इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सरफेस पर पाया जाता है मेम्ब्रेन का। वहीं पर अगर हम बात करें वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, जबकि जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो पूरी तरीके से या फिर पार्शियली मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेना है, जो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं उनको नोट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रोपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 ईयर याद रखना है, एक मॉडल दिया जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। क्या दिया इन्होंने, फ्लूइड का मोज़ेक मॉडल दिया था और इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। उन्होंने क्या कहा, जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, यानी कि लिपिड जो फ्लूइड नेचर का होता है, इसकी वजह से ही जो प्रोटीन होते हैं वो लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं ओवरऑल बाइलेयर के अंदर, और दिस एबिलिटी टू मूव विथ द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, और इसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। ध्यान रखना है, ये चीज़ इन्होंने कही थी। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, यानी कि सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस के लिए जरूरत है, और सेल डिवीजन के लिए, इन सभी के लिए आपका सेल का, यानी कि इस तरीके से हम ये कहेंगे फ्लूइड नेचर बहुत ज़रूरत है। अब सेल का मेन फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है वो यहाँ पर दे रखा है। मेन फंक्शन होता है इसकी मूवमेंट ट्रांसपोर्ट करवाना, ये मेन फंक्शन होता है। तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी कि इससे कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ध्यान रखना। तो मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, और इस वजह से टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ इट, यानी कि दोनों साइड जो भी प्रेजेंट है उनके लिए कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अगर पास हो जाते हैं तो उनको कहते हैं, उस तरीके का जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर, कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल सॉलिड्स जो होते हैं मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन से न्यूट्रल, यानी कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो ट्रांसफर होते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिधर ज़्यादा से लेकर कम की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, तो वाटर के मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। इस द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड लेयर, क्योंकि आपकी लिपिड जो लेयर है वो किसी नॉन पोलर होती है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से क्या होती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid layer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। तो इसके लिए carrier protein की जरूरत होती है। Few ions or molecules are transport across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration। such transport को हम क्या कहते हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ऐसे को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके सोडियम पोटेशियम पंप की हम बात करते हैं जो चलता है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं हम, आगे जब देखेंगे डिफ्यूजन और इसको, तो वहाँ पर हम बात करेंगे पैसिव और एक्टिव की और ज़्यादा डिटेल में। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है और साथ में फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है। वहीं पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक तरीके से केवल एनर्जी की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, साथ में कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर देखा इसके बारे में। इसके बाद में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे सेल वॉल हुआ, ये सारे जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को कवर करते जाना है। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हमारे लेक्चर से आपको डेफिनेटली यहाँ से मैं बताता भी जाऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं और उनका आपको आंसर करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।